हमें कश्मीर को वाकई देखें, कश्मीर 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 कर करके इंडिया 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 कर करके हमारा जो सारा एजेंडा है वो हाईजैक हो गया 72-73 साल से। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आउटपुट तो कुछ निकला नहीं है। तो कश्मीर के एजेंडे को आप पहले नंबर पे ना रखें, छठे नंबर पे रखें और पहले सिर्फ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। करेंगे जी इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे कि जो आपको मालूम है कि FATF आने वाला है और हम मुसलसल देखते हैं कि जो भारतीय मीडिया है उसकी तरफ से और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगाई जा रही होती हैं। बार बार कहते हैं कि जी ब्लैक लिस्ट में करवा देंगे, और तो ये सारी बातें क्यों होती हैं और इसका पाकिस्तान के पास क्या जवाब है? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया में क्या कुछ चल रहा है उसको हम किस नजरिए से देखें। उसको हम ऐसे देखें कि भारत का मीडिया है तो पाकिस्तान पर एलिगेशंस लगा रहा होगा, पाकिस्तान का मीडिया है तो भारत पर लगा रहा होगा। लेकिन हम रेफरेंसेस तो वहां से उठाएंगे ना जहां से ये बात है। आपने 2 नाम लिए, मैं ढेर सारे नाम ले सकता हूँ, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, और बड़ी लंबी लिस्ट है। और मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जरा ठहर कर सोचने का वक्त है। FATF में भारत उसके खिलाफ मामला लेकर नहीं गया था। FATF में जो यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी है, जो सिक्योरिटी कमेटी है, जो आर्थिक मामलों पर प्रतिबंध लगाने से पहले देखती है कि क्या वहां आतंकवादी गतिविधियां, क्या ऐसी जगह से फाइनेंसिंग हो रही है जो सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाती है, जो पीस को नुकसान पहुंचाती है और जो पूरे रीजन में खतरा पैदा करती है। उसके तौर पर पाकिस्तान की उस कमेटी ने पहचान की, और पहचान करने के बाद 3 बार वार्निंग दी गई, जिसके बाद खुद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने अमेरिका में जाकर ये माना कि 40 से 50 हजार, हालांकि संदर्भ उनका दूसरा था, उन्होंने कहा था कि हम बहुत काबू कर चुके हैं, लेकिन 40 से 50 हजार आतंकवादियों के होने की बात की। अभी ये चाइनीज वायरस की वजह से इस कोविड के समय में वो FATF की बैठक एक बार टल गई, दूसरी बार वर्चुअली हुई, और फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि क्या आपने उनको खत्म किया, उनके फाइनेंसेस काटे। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, मैं अगर गलत हूं तो उसमें कमर चीमा साहब मुझे दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की सूची छोटी करने के लिए ढेर सारे नाम उसमें से हटा दिए। 3900 के आसपास नाम पाकिस्तान ने आतंकवादियों के हटा दिए, जबकि अभी भी वो वही एक्टिव हैं, अभी भी वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि FATF में भारत क्या कह रहा है, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, शायद इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो खुद, और एक चीज और जानना जरूरी है कि आपका जो दोस्त देश है, हालांकि मैं मानता नहीं हूं चाइना आपका दोस्त है नहीं, जो आपका दोस्त देश है उसी की चेयरमैनशिप है अभी FATF की उस कमेटी की। ये बहुत जरूरी जानकारी, इसको पाकिस्तान के लोगों को जानना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है, अब ब्लैक लिस्ट होने की तरफ में है। इसमें भारतीय मीडिया या भारत के लोगों का कोई योगदान नहीं है, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का योगदान है। उस पर काबू करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी वो अच्छा है, भारत के लिए और इस पूरे रीजन के लिए तो अच्छा है ही। जी मां साहब, पाकिस्तान को मेरी जाती राय में, मैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोगों को मिलता हूं और लोगों को भी जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया में है, हमें कश्मीर को वाकई देखें, कश्मीर 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 कर करके इंडिया 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 कर करके हमें, जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो पहला कश्मीर इंडिया, पहला कश्मीर इंडिया, हमारा जो सारा एजेंडा है वो हाईजैक हो गया 72-73 साल से। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आउटपुट तो कुछ निकला नहीं है। तो कश्मीर के एजेंडे को आप पहले नंबर पे ना रखें, छठे नंबर पे रख लें। ये मैं खुद चाहता हूं, ताकि हम इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल डायलॉग, बाकी चीजें करते रहे दुनिया के साथ। कश्मीर को छठे नंबर पे रख लें, लेकिन करें जरूर। लेकिन जो SCO में किया है तो वो बेसिकली मेरा ख्याल है रशियंस की डिमांड भी होगी कि पाकिस्तान इसमें कश्मीर को ना लेके आए, वरना ये इसका वो और तरफ चला जाता है। सो जो हम पर्सपेक्टिव लेके आना चाहते हैं वो एक इंटीग्रेशन के वो। सो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान ने अंडरमाइन नहीं किया, हमने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर ली हुई है खुद इंडिया और कश्मीर की वजह से, जिसको मैं खुद समझता हूं कि हमें इसको चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे ले जाना चाहिए और पहले सिर्फ बिजनेस की बात होनी चाहिए। जी सर।
नहीं, कमर साहब ने आज इतनी बढ़िया बढ़िया बात की है, तो इनकी बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान सुने, लेकिन बस एक ही बात मैं कहूंगा कि ऐसे फंसते मुल्क के साथ कौन खड़ा होगा। आप भारत को छोड़ सबकी बात मान लेते हैं, आप रशिया के दबाव में कुछ करने चले जाते हैं, अमेरिका के दबाव में आतंकवादी तैयार कर लेते हैं, चाइना के दबाव में अपने मुल्क के बाशिंदों को ही मारते पीटते हैं, सीपीईसी में जहां भी आप देखिए उनको परेशान कर रहे हैं, उनका जीवन खराब कर दिया। यानी भारत की लड़ाई के चक्कर में आप खुद को कितना फंसाते चले जाएंगे एक मुल्क के तौर पर। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ठीक है, तालिबान से लड़ने में पाकिस्तानी फौजों का इस्तेमाल किया, और एक बात इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं जो इंटरवेंशन कह रहा था, मैं खुद ये मानता हूं और दुनिया ही जानती है कि अमेरिका और रूस ने अपने हितों के लिए बहुत, कोई एक इलाका नहीं, दुनिया के ज्यादातर इलाकों में अपने हिसाब से बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सी गड़बड़ियां की हैं, और जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता। लेकिन दुनिया का कौन सा देश है साहब, कौन सा देश है कि अपने यहां आतंकवादी तैयार करने लगे। आप रेडिकल टेररिज्म आप ले आते हैं और उसमें रिलीजन डाल देते हैं, और आप कह रहे हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, शायद हक्कानी साहब की किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें वो कहते हैं कि कश्मीर नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का पूरा, जिसको कहते हैं ना कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप ये सलाह तो बड़ी खूबसूरत दे रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की फौज अफोर्ड कर पाएगी क्या? क्योंकि उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपने कभी काम ही नहीं किया। 1947 से आप कश्मीर के अलावा आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती रही। अब क्या मैं आपको हर साल का आंकड़ा बताऊं? ट्रंप साहब आए तो रोक दिया तो आप नाराज हो गए, तो आप सीपीईसी में गिरवी रख दिया, और ऐसा गिरवी रख दिया कि सीपीईसी के सारे प्रोजेक्ट 6 टाइम्स कॉस्टली हो गए, 6 गुना। ये आपकी अपनी रिपोर्ट है, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसका स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 6 गुना महंगा हो गया। और सिर्फ महंगा नहीं हुआ है, आपके फौज के अफसरों ने कंपनी बनाकर उसमें भ्रष्टाचार कर लिया, करप्शन कर लिया। तो आप सोचिए कि वो क्यों आपको सही रास्ते पर जाने देंगे। तो असली समस्या की तरफ जाएंगे तब तो 6वें नंबर पे जाएगा कश्मीर, क्योंकि इसी से तो सारी की सारी, एक तरह से कहें कि पूरा मुल्क इस पर चल रहा है। चीमा साहब, ऐसा वैसे आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम कश्मीर को 6ठे नंबर पे डाल दें और बाकी चीजें आगे ले आए। तो उससे आपको नहीं लगता कि कश्मीरी जो यहाँ पर है हमारे पास, जो आजाद कश्मीर है, वो लोग हर्ट होंगे इस बात से? आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये जो समझने की वो ये है आरजू, कि जो कश्मीर है अगर वो नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे चला जाएगा, हमें इकोनॉमी चाहिए इंपॉर्टेंट। अगर इकोनॉमी होगी तो फौज मजबूत होगी, डिफेंस मजबूत होगा। सो मैं इकोनॉमी को सबसे इंपॉर्टेंस देता हूं, ज्यादा ग्लोबली इंटीग्रेशन को इंपॉर्टेंस देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक इकोनॉमी है, जिसको भारत को इतनी दर्द क्यों होती है, क्योंकि उनको पता हो पैसा आ गया पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो 80 अरब डॉलर की बायलैटरल, 100 अरब डॉलर की बायलैटरल करके 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, और अपने खिलौने बिलौने जो भी इंडिया में छोटी छोटी दुकानें चलती हैं वो चीन से चला लेते हैं। हम अगर 60 अरब डॉलर, 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई, ओ नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ चीन का माल आए, ठीक है, 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ले, बहुत अच्छा है। वो आ गई जो कहता था ना वेस्ट, पहले इनको समझ नहीं आ रही थी कश्मीर का करना क्या है। अब इन्होंने कहा हो ये तो कश्मीर तो टेररिज्म है, हम दुनिया में क्योंकि दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, टेररिज्म से मिला दो। लोग कहेंगे वाह वाह जी टेररिज्म हो रही है, टेररिज्म हो रही है। अच्छा, इन्होंने किया, इनका मंजन बिक गया, बिका हमारी कमजोरी की वजह से, क्योंकि हमारे ऊपर, अच्छा मजे की बात है आरजू, 70,000 दहशतगर्दी की जंग में जाने हमने गवाई, 120 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूट गया, और इल्जाम भी हम पे। इसका वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि हमसे पर्सपेक्टिव ही नहीं बना, हमसे नैरेटिव ही नहीं बना। मैं तो पता नहीं कब से पीट रहा हूं, बंदे भी हमारे मरे, यहां पे हमारे खिलाफ ही सारा कुछ हो तो, और लेकिन हम दुनिया को बता नहीं सके, कसूर हमारा है। उसकी और रीजन है कि ये दरअसल 2-3 बातें जो कमर चीमा साहब ने कही, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान अगर दुनिया भर में कुछ दोस्तियां कर पाए, लेकिन बड़ा बहुत शर्मनाक है कि इस्लामिक राष्ट्र तो बन गए, इस्लामिक मुल्क बन गए, लेकिन उसके बावजूद अपने यहाँ ही अलग अलग मुसलमानों को ही नहीं संभाल पाए, सिंधियों को नहीं संभाल पाए, बलूचियों को नहीं संभाल पाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप आरोप लगाइए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में
इतने मुसलमान हैं और वो हिंदुस्तान के साथ हैं, वो नहीं गए आपके साथ। आपने बड़ी कोशिशें की, बहुत कोशिश की कि यहाँ मुसलमान के नाम पर आप बवाल कर दें, नहीं हो पाया। और वो कोशिश जो थोड़ी बहुत की वो भी असफल हो गई, इसीलिए कश्मीर के राग में आप फंस गए। लेकिन आप सोचिए कि आप जिस चाइना की सीपेट की बात कर रहे हैं, तो दर्शक ठीक से समझें कि किसी कंपनी का आकर देश पे कब्जा कर लेना, सर्विलांस करना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि हमने गलती, तो हमने गलती की, ट्रेड बैलेंस नहीं सुधार पाए, तो हमारी आपकी गलती का फर्क समझिए। पाकिस्तान गलती करता है तो आतंकवादी पैदा करता है, हम गलती करते हैं तो हम जो ट्रेड इम्बैलेंस था उसको हम उसके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं हर दूसरी मीटिंग में कि हम ये ट्रेड इम्बैलेंस आपको दूर करना है। और सीपेक के लिए चाइना गिड़गिड़ा, सिर्फ सीपेक के लिए नहीं, जो उनका पूरा प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, और आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा आज पढ़िएगा। जितने देशों में से गुजर रहा है ये वन बेल्ट वन रोड, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जो शी जिनपिंग के 100 साल की कम्युनिस्ट पार्टी होने पर सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसका पायलट प्रोजेक्ट था ये सीपेक। सीपेक ही नहीं पूरा हो पाया, दुनिया के दूसरे देशों ने हाथ खींच लिया। बिना भारत के वन बेल्ट वन रोड सिर्फ सपने जैसा है, सीपेक से कोई और आगे नहीं आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट दुनिया की कह रही है और खुद आपके यहाँ की रिपोर्ट कह रही। और दुनिया के चंगुल में फंसी है, पहले रशिया के चंगुल, फिर अमेरिका के चंगुल में, और अब उस कम्युनिस्ट चीन के चंगुल में जहां उइगर मुसलमानों पर रोज अत्याचार होता है और आपकी बोलती नहीं फूटती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि तलवे जुबान जो तालू से चिपक जाती है कभी कभी। तो पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर दुनिया की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कश्मीर पर हर दूसरे दिन तैयार रहता है। उइगर मुसलमानों पर आप बात क्यों नहीं कर पाते? पूर्वी तुर्किस्तान पर आप बात क्यों नहीं कर पाते? इतना डर किस बात का है भाई? और क्या सचमुच उसने खरीद लिया है पाकिस्तान को, एक बड़े इलाके को खरीद लिया है सीपेक के बहाने? अगर इसका जवाब हो तो आप बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। मैं कोई नहीं, मैं बताता हूं। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग, और चीन की स्थिति ये हो गई है कि अब वो उबला आलू हो गया है, उसके लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ये जो छोटी बातें होती हैं कि आप कहें कि देखकर चीनियों को भारतीय डर गए, तो भारतीय कभी किसी से डरे नहीं। इतने जिहादी भेज भेज के थोड़ा तो अनुमान लग गया होगा, और आप भी तो थोड़े बहुत भारतीय हो, इतना डरना कब से सीख गए? चीनियों से डरना बंद कीजिए, पाकिस्तान को जहालत से बाहर निकालिए, आतंकवाद से बाहर निकालिए। यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है और इस पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है।